हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल पर। सुबह के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पूरा लाइव पढ़ा, ढंग से पढ़ा, एक एक चीज़ें हम लोगों ने ठीक ठाक कर ली अपनी, जो पहले हमारी कमज़ोर रह गई थी। एक एक कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने आपको सुबह पढ़ाया। तो अब इस चैप्टर में बचा क्या है? जस्ट ब्रश अप, फाइनल टच। अब इस चैप्टर में हम एक फाइनल टच देंगे कि जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं एनपीओ की, एक बारी फटाफट से उसको रिवाइज कर लेंगे। और जहां पर देखो ना, एनपीओ के अंदर या अकाउंटेंसी के अंदर कुछ शब्दों का खेल होता है। मतलब आप सब जानते हैं सब्सक्रिप्शन में फॉर, ऑन, और मतलब कुछ ना कुछ अगर ये दिया होगा तो ऐसे करना है, वो दिया होगा तो वैसे करना है। सुबह बात की हम लोगों ने, लेकिन ये वाला टॉपिक आज अभी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर के अंदर अगर पूरा क्वेश्चन हम लोगों को आता है, एक आध चीज अटक जाती है, वो अटकने में नहीं दूंगा। छोटी छोटी चीजें जो बच्चे गलत करके आते हैं, कंफ्यूजन रहती है, वो इस लेक्चर के अंदर कवर किया जाएगा। छोटी छोटी कंफ्यूजन, जैसे मतलब धीरे धीरे चलेंगे। जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल नेचर फंड होते हैं। मैंने सुबह बताया आपको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स। एक होता है आपका रेवेन्यू नेचर का फंड और एक होता है कैपिटल नेचर का फंड। रेवेन्यू नेचर के फंड में ज्यादा कुछ होता नहीं है, जो भी खर्चा होगा माइनस हो जाएगा, जो भी इनकम आएगी, डोनेशन आएगा उसमें प्लस हो जाएगा, कोई भी ब्याज आएगा उसमें प्लस हो जाएगा, बैलेंस आपका लायबिलिटी साइड शो हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग फंड है, मान लो कि एक आपके पास बिल्डिंग फंड है। इफ वी हैव अ बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड आपका है 10 लाख रुपए का, और आपने उस बिल्डिंग फंड में से एक्सपेंसेस किए। अब आप ये बात जानते हो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो भी खर्चा करोगे, मान लो आपने 2 लाख रुपए इसमें से निकाल के खर्चा किया, ठीक है जी। और मान लेते हैं आपको डोनेशन आई, ये सब लिख लो इसके अंदर। मान लो आपको डोनेशन आई 50,000 रुपए की। मान लो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसके पैसों को, उससे जो ब्याज आया, इंटरेस्ट आया, मान लेते हैं 10,000 रुपए आपको ब्याज भी आया। तो जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा, कितना बचेगा? 8,60,000 रुपए जो बच जाएगा, वो तो हम जानते हैं कि ये पूरा पैसा लाइबिलिटी साइड चला जाएगा, ठीक है जी, ये हमें पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, जो बच्चे अनूमन गलती करते हैं कि वो इस एक्सपेंस को सिर्फ यहां से माइनस करते हैं। तो एक बार इसको ढंग से रिवाइज कर लो कि ये खर्चा हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, ये खर्चा कैपिटल नेचर का खर्चा है। तो इस खर्चे को आपको 2 जगह और डालना है। पहला इसका ट्रीटमेंट होगा, आपको ऐड करना है टू कैपिटल फंड, आपको इसको कैपिटल फंड में भी ऐड करना है। और दूसरा इसका खर्चा होगा, आपको शो करना है इन एसेट साइड ऑल्सो, क्योंकि एसेट साइड शो करना है कैसे? बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग WIP, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस करके आपको इसको शो करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, ये एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है जो किया और भूल गए, जिससे कोई असेट नहीं बन पा। आपने 2 लाख रुपए जो निकाले होंगे, उससे एक असेट डेवलप हुआ होगा। एक असेट डेवलप होने के कारण आपका पूंजी भी बढ़ी है, कैपिटल वर्थ भी बढ़ी है, नेट वर्थ भी बढ़ गई, और आपका एसेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये एसेट साइड बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से शो होगा, और कैपिटल फंड के अंदर भी इस 2 लाख रुपए को आपको ऐड करना होगा, और यहां से वो पैसा निकल जाएगा। गॉट इट? तो ये छोटी सी पॉइंट है, जो बच्चे गलत करते हैं, रेवेन्यू नेचर जैसे ट्रीट करके आ जाते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज को आपने हमेशा के लिए याद रखना है। और हाँ, इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की फंड की हो, चाहे वो कैपिटल नेचर के फंड की हो, उसको भी आप असेट साइड जरूर शो करके आओगे, चाहे एक्सट्रैक्ट बनाने को बोला हो, चाहे पूरा का पूरा आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन हो। तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपको शो करनी है। चलिए बेटा, चलिए फिर आता है डोनेशन एंड लेगेसी। एक ही बात होती है, डोनेशन, लेगेसी, और एक चीज और होती है बेटा जिसको हम ग्रांट कहते हैं। लगभग एक ही बातें हैं। अगर डोनेशन और लेगेसी की बात की जाए तो एक कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। पहला कंफ्यूजन कि सर अगर स्पेसिफिक है तो कहाँ जाएगी? ये ऑलमोस्ट बच्चों को क्लियर है। स्पेसिफिक होगी तो वो लायबिलिटी साइड जाएगी, अगर वो जनरल है तो वो इनकम साइड चली जाएगी। लेकिन अब तीसरी बात ये आती है, इफ साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट,
अगर आपका क्वेश्चन शांत बैठा हुआ है, कुछ नहीं कह रहा कि वो जनरल है या स्पेसिफिक है, तो आप उसे ट्रीट कर लो, ट्रीट इट एज जनरल। तो आपको उसको जनरल ट्रीट करना है, याद रखोगे, ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, एक ऐसा पॉइंट लिख देते हैं कि 30% ऑफ डोनेशन, 30% ऑफ डोनेशन इज कैपिटलाइज्ड, इज कैपिटलाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो बहुत पहले आती थी, अब आना बंद हो गई, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, आपके पेपर में आ सकती है। 30% ऑफ डोनेशन इज कैपिटलाइज्ड। मान लो आपको क्वेश्चन में डोनेशन 1 लाख रुपए की दे रखी है, कह नहीं रखा कि जनरल है या स्पेसिफिक, नीचे एक नरेशन दे दी कि 30% जो डोनेशन है वो कैपिटलाइज यानी कैपिटल नेचर की है। कैपिटल नेचर का मतलब होता है स्पेसिफिक नेचर, कैपिटल नेचर का मतलब होता है स्पेसिफिक नेचर। तो 1 लाख रुपए, लेट से ये नोट्स भी ढंग से बन जाए ना, 1 लाख रुपए की आपकी डोनेशन आई थी। अब इस 1 लाख रुपए में से आपके 30,000 तो कहां पर शो होंगे, लाइबिलिटी साइड, और जो बाकी बचे 70,000 है वो आपकी इनकम साइड शो होंगे। अभी क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज होती रहेगी, 40% कैपिटलाइज या 70% रेवेन्यू नेचर की है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके अलावा और कुछ भी डोनेशन वगैरह चीज आपको तंग नहीं करेगी। हाँ, अगर वो स्पेसिफिक नेचर की डोनेशन होगी तो वो लाइबिलिटी साइड तो आएगी आएगी। अगर वो डोनेशन मान लो किसी फंड से रिलेटेड है तो वो ऐड होगी टू रिस्पेक्टिव फंड, ऑल्सो ऐड होगी टू रिस्पेक्टिव फंड। मान लो बिल्डिंग फंड बना हुआ है और आपको डोनेशन फॉर बिल्डिंग आया है, तो उस फंड में ही ऐड कर दो। भाई फंड भी तो लाइबिलिटी साइड ही जाएगा ना, तो उस फंड में ऐड कर दो। जहां वो इनडायरेक्टली कहां रहा है, लाइबिलिटी साइड, लेकिन प्रेजेंटेशन जो कहती है कि आपको फंड में ऐड करना है। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक डोनेशन बोल दी, स्पेसिफिक डोनेशन बोल दी और उसके ऊपर कोई भी फंड नहीं बना हुआ, तो आप डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड शो कर सकते हो। आप इसको कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। क्लियर है? तो ये डोनेशन और लेगेसी बहुत कंप्लीट पैकेज दे दिया आपको, गलती नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है जी। फिर सब्सक्रिप्शन के ऊपर, वह सब्सक्रिप्शन हमने सुबह बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस करके हमने कर लिया है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के ऊपर अभी भी एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप देख पा रहे होगे। ये एक वर्ड, ये बड़ा तंग करता है, बहुत ही ज्यादा तंग करता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्रैक करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। ये एक वर्ड सब कुछ बदल देगा। आओ पढ़ते हैं। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग क्लब दिल्ली वर 4,09,000। तो टोटल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है 4,09,000। मैंने कहा था आपको ये काम तो आपने कर ही लेना है, ऐसे बना लेना है। इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर 2018। 2018 का कितना था बेटा इसके अंदर, 5,000। 2019 का पता नहीं, और 2020 का कितना था बेटा हमारा, 10,000। तो इसमें से हम लोग 15,000 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3,94,000। ठीक है जी, 3,94,000। गॉट इट? तो अब ये हमारा चार्ट बन गया पूरा। अब देखो आगे क्या कहता है। अच्छा, ये मैंने बता दिया था, ये एडवांस एट एंड रहेगा हमेशा। अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आ गया, एडवांस एट एंड। पिछले साल के बकाया में से इतना आपको मिल चुका। अब देखते हैं कितना बकाया था एक्चुअल में। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एट द एंड यानी इस साल, जिस साल पे काम चल रहा है उस साल के अंत में, एट द एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, अंडरलाइन द वर्ड फॉर, सिर्फ इसी साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000। पिछला नहीं, आगे वाला का तो आउटस्टैंडिंग हो नहीं सकता। पिछला नहीं, सिर्फ 2019 का आउटस्टैंडिंग कितना चल रहा है आपका, 15,000 इस साल का। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का बकाया कितना था 31 मार्च 2018 का, वो था बेटा 8,000। एंड आउट ऑफ 8,000 यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 5,000। तो पिछले साल का बकाया अभी भी कितना चल रहा है बेटा, 3,000। तो अगर हम फॉर्मेट पे चले, फॉर्मेट कहता है कि अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको मिल रखा बेटा 4,09,000। इसमें ऐड करते हो आप आउटस्टैंडिंग एट एंड और
एडवांस एट बिगिनिंग और लेस करते हो आप आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड। अब ये क्वेश्चन मैं यहां पर क्यों लेकर आया हूं ये मैं आज आपको बताता हूं। एडवांस एट एंड तो बेटा सीधा सीधा 10,000 हो जाएगा, दिस इज 10,000, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिछले साल का जो बकाया था वो कितना था, 8,000, उसमें से 5 मिल गया, बकाया तो 8 था ना, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना था बेटा, 8,000। अब इस 8,000 में से आपको 5,000 मिल गया, 3,000 रुपए अभी भी पिछले साल का बकाया है। अब ये वर्ड क्या कहता है, आउटस्टैंडिंग एट एंड। एट एंड का मतलब है टिल डेट, आज की डेट का आउटस्टैंडिंग। देखो पिछला 3,000 बकाया तो वही चल रहा था हमारा, 8 में से 5 मिल गया, 3 वो बकाया चल रहा है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है। और सिर्फ ये वर्ड देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इस साल का बकाया कितना चल रहा था बेटा हमारा, 15,000। इस साल का आउटस्टैंडिंग था 15, तो पिछले साल का 3 और 15 इस साल का। तो आप ठोक बचाकर ये बोल सकते हो कि आज की डेट में 31 मार्च 2019 तारीख को मुझे कितना पैसा लोगों से लेना है, 3,000 तो पिछले साल का है और 15,000 इस साल का है। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना हो गया बेटा हमारा, 18,000। कितना हो गया, 18,000। और क्वेश्चन में देख लेते हैं एडवांस एट बिगिनिंग कितना दे रखा है, 18,000, वो तो डायरेक्ट ही गिवन होगा कहीं ना कहीं, और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो अगर यहां पर वर्ड फॉर की जगह एट होता, वो कहता कि 31 मार्च 2019 को बकाया कितना है, 15,000। सुबह भी क्वेश्चन किए हमने, तो इस 15,000 में ये वाले जो 3,000 बच गए थे पिछले साल के, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होते। एट का मतलब है हम डायरेक्ट 15 लेते, वहां लिखा हुआ है फॉरवर्ड, क्या लिखा है, फॉर। अब फॉर का मतलब तो ये हो गया ना कि खाली इस साल के 15,000 है भाई, पिछले 3,000 भूल थोड़ा ना जाओगे, माफ थोड़ा ना कर दोगे, तो वो भी तो लेने हैं। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना होगा, 18,000 रुपए। अगर एट होता तो 15 लेते, फॉर है तो 18। तो देखो एक शब्द ने कितना बड़ा बदलाव ला दिया। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, इसलिए मैं तुमको पहले प्रिपेयर कर देता हूं, सतर्क कर देता हूं। देखो ये बात हम सुबह भी कर सकते थे, लेकिन अभी करना इसमें मतलब है क्योंकि हम सिर्फ स्पेशल चीजों की बात कर रहे हैं। सुबह नॉर्मल चीजों की बात की जो सबको आनी चाहिए और आती थी, रिवाइज किया, जो भूले भटके थे उन्होंने पढ़ लिया। लेकिन अब वो वाली बातें होंगी जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो तंग करती हैं, जो गलती होने के चांसेस बढ़ा देती हैं। ठीक है जी, तो समझ लो, अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं इस टॉपिक में। ओके, तो कितना हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, इतना जो भी आएगा आप देख लेना, 4,27,000 आंसर है इसका। 4,27,000 रुपए आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर, बड़े आगे चलिए। अब एक और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं आपको, वो तो हमने सुबह किया ही है बहुत सारे। हम लोगों ने अब ये देखना है कि इसके अंदर एडजस्टमेंट कौन सी थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है। मैं आपको बताता हूं, सब्सक्रिप्शन टॉपिक चल रहा है तो उसी की एडजस्टमेंट टेबल जो होगी वो हमें थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, वो बताता हूं क्या। देखो सब्सक्रिप्शन का आपको काम दे रखा है यहां पर, ये रहा कि टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 63,300, 1,500 पिछले साल का मिल गया है, 60 इस बारी का मिल गया है, और 1,800 हमको पिछले आने वाले साल का मिल गया आउटस्टैंडिंग एट एडवांस एट एंड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च कितना था, इतना। एज एट 31 मार्च, एज एट 31 मार्च 2018, तो एट वर्ड यूज किया गया है, यानी पिछला जो भी बकाया था हमें उससे लेना देना नहीं है। एंड 1200, अच्छा अब ये देखो 1200 स्टिल इन एरियर, अब वर्ड जो है स्टिल वर्ड यूज किया गया है, तो ये भी बड़ी खतरनाक सी आइडेंटिटी है। 1200 स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 16-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। अब कहानी ये है कि जब हम बात करेंगे वही सेम कि अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्र से देखो, बढ़िया एडजस्टमेंट है, बहुत ही बढ़िया। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वो कितना था, 63,300। अब ये स्टिल इन एरियर का मतलब क्या है, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड और एडवांस एट बिगिनिंग, लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड, ये दोनों चीजें माइनस हो जाती हैं। ठीक है जी। अब सीधी सीधी बात है,
ये होता है एडवांस एट एंड 1800, तो ये गया। ठीक है जी, क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है कितना बेटा, 16,200। आउटस्टैंडिंग एट एंड गिवन है आपको डायरेक्ट, क्योंकि एट वर्ड यूज किया था, दिक्कत नहीं है। अब एक बात जो हमें देखनी है कि हमें पिछले साल का जो बकाये में से कितना मिल गया, 1500। तो टोटल आउटस्टैंडिंग था कितना, टोटल आउटस्टैंडिंग था कितना। अब इसी क्वेश्चन को 2 मिनट रोक कर अगर मैं आपको एक एडिशनल बात और बताऊं, मान लो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग का कोई जिक्र क्वेश्चन में नहीं कर रखा, तो हम मानेंगे 1500 था और 1500 का 1500 मिल गया। ठीक है जी, तो यानी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हो जाएगा 1500। लेकिन इस क्वेश्चन में बात कर रखी है, कह रहे 1200 अभी भी बकाया है पिछले साल के। अरे तो टोटल थे कितने भाई, देखो 1500 आपको मिल गया है, ठीक है जी, इधर देखेंगे 1500 आपको रिसीव हो चुका है, प्लस 1200 स्टिल इन एरियर, अभी भी बकाया है। तो अगर मैं बात करूं तो देयरफॉर टोटल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर कितना रहा होगा, 2700 नहीं रहा होगा। 2700 रुपए लोगों से लेना था, 1500 उन्होंने भिजवा दिए, 1200 अभी भी क्या है, बकाया है। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना होगा, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना होगा, 1500 जो आपको मिल गए हैं, 1200 जो अभी भी बकाया है, यानी 2700। ये आपको गिवन नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मजे वाली बात सिर्फ ये है, इस पूरे क्वेश्चन को हिला देने वाला जो काम है, अब बच्चे क्या करते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग सीधा सीधा क्या ले लेते हैं 1200, या क्या ले लेते हैं 1500, रिलेशन नहीं देखते, सिर्फ नंबर्स को ढूंढते हैं। अब ये वर्ड देखो जो स्टिल है, ये एक छुपा रुस्तम ही तो है, छोटा सा एक वर्ड कहीं ना कहीं कोने में छुपा दिया और क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे शब्द हमारे एडजस्टमेंट तभी तो इंपॉर्टेंट होती हैं। अकाउंट्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ ही नहीं आज तक, एक एडजस्टमेंट एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। अब तो देख लो, क्लियर है, डन। अब तो गलती नहीं होगी। अब मेरे बच्चों की बात पता चल गई है कि अगर स्टिल इन एरियर आएगा तो ट्रीटमेंट क्या करना है। गॉट इट, आगे बढ़े। चलिए, फिर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। पूरा फॉर्मेट हम लोगों ने सुबह के लाइव लेक्चर में पढ़ लिया, याद कर लिया, क्वेश्चंस भी हो गए, प्रैक्टिस भी आई होप कर ली होगी आप लोगों ने। इफ परचेजेज इज गिवन, कंट्रोवर्सी बस ये रहती है कि अगर आपको एक तो होता है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन हो, तो उसके अंदर हम 6 चीजें प्लस माइनस कर लेते हैं, याद है आप लोगों को। हम ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस, एडवांस एट बिगिनिंग प्लस करते हैं, एडवांस एट माइनस। तो जो बच जाता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड चला जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आके अटकती है, जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट परचेज दिया हो, या वो परचेज वाला जिसमें क्रेडिटर अकाउंट बनता है वो क्वेश्चन हो, अभी भी देखेंगे। तो अगर सिर्फ परचेज गिवन हो तो क्या करना है, इफ परचेजेज इज गिवन, अगर परचेज गिवन है तो आपको नो ट्रीटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड एडवांस शुड बी डन, कुछ नहीं करना, शुड बी डन। मेरा कहना तो यह है जस्ट इग्नोर देम, जस्ट इग्नोर देम। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, कितना माल खरीदा, ओपनिंग जोड़ो, मतलब अगर आपको परचेजेस गिवन है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक और लेस कर देना है आपको जस्ट क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड जाने वाला, यानी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। गॉट इट, समझ गए हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगी तो ये ट्रीटमेंट है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर होगा तो 6 की 6 चीजों को ट्रीट करना पड़ेगा, जो सुबह हमने पढ़ा। ठीक है जी, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। देखो देखो, ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैं बात कर रहा था। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको, क्रेडिटर का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, और एडवांस ऑफ टू सप्लायर, मतलब एडवांसेस भी दे रखे हैं। पेमेंट टू सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है, इतना। यह है पेमेंट टू सप्लायर। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं है, ये सिर्फ सप्लायर को पेमेंट की हुई है। ठीक है जी, तो इस केस में ना तो हमको समझ लो, इसके अंदर तो मैंने आपको क्या कहा,
परचेजेस गिवन होगी तो ये करना है। एक केस जो हमने सुबह भी किया और ये वाला भी खैर सुबह किया था हमने, वहां पर क्या था कि अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर था। अब जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ना तो उसके अंदर अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है और ना ही परचेजेस है, तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? आओ देखो, हमने सप्लायर को पे किया। आप सप्लायर को कब पे करोगे? जब आपका उसका उधारी चल रही होगी, क्रेडिटर। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा हमारा यहाँ पर, क्रेडिटर का आपको क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप क्या करोगे? एक छोटा सा क्रेडिटर का अकाउंट बना लोगे। सिंपल सी बात है, जिसके अंदर आपका ओपनिंग इधर आ जाएगा और क्लोजिंग इधर आ जाएगा। इधर ही बना लेते हैं, जगह नहीं है। ओपनिंग कितना है बेटा हमारा? 9800। क्लोजिंग कितना है बेटा हमारा? 7200। और अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर आपने उसको चेक कैश दिया होगा, कितना था? 1,02,000 रुपया। 1,02,000। अब जो ये बच जाएगा ना, ये बेटा हमारी क्या होगी? परचेजेस होगी। ये क्या होगी? हमारी परचेजेस। वैसे तो ये उधार वाली परचेज है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पूरे साल हमने कोई भी कैश परचेज नहीं की, तो ये अब हमारी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से परचेजेस। सुबह भी हमने क्वेश्चन किया, परचेज आ जाएगी। परचेज में आपने क्या करना है? बस ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट करना है और एडवांस को आपको क्या करना है? ट्रीट करना है। अच्छा, आप एडवांस को ट्रीट करोगे कि नहीं करोगे? जल्दी बताओ, एडवांस को ट्रीट करोगे कि नहीं करोगे? यस, एडवांस को आप ट्रीट कर लेना, क्योंकि यहां पर अभी सिर्फ कौन सी परचेज दी हुई है बेटा? क्रेडिट परचेज दी हुई है। कौन सी परचेज है? क्रेडिट। मैं बात कर रहा जब टोटल परचेज है। अब यहां पर आपको क्या कर लेना है? एडवांस को भी ट्रीट कर लेना है। मुद्दा यहां पर यह है कि देयर आर 3 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। पहला आएगा जिसके अंदर सब कुछ गिवन होगा, तो सब कुछ है वो तो फॉर्मेट से हो ही गया। लेकिन एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर सिर्फ परचेज गिवन होगी और आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर ये सब दिया होगा, तो आपको एडवांस और क्रेडिटर का कुछ भी नहीं करना। यहां पर हम लोगों ने परचेजेस निकाला है। अब परचेज निकालते वक्त आपने एडवांस को कुछ भी ट्रीट नहीं किया, कि जो आपने एडवांस ऑफ सप्लायर, मतलब उसी सप्लायर को आपने एडवांस भी दिया हुआ है। कभी उधारी चलती है, कभी आपका उसका पैसा फालतू पड़ा रहता है। तो अभी तक हमने सिर्फ क्रेडिटर को ट्रीट किया है, ना कि एडवांस को। तो अब जो ये परचेज आई है, इसमें ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक और एडवांस ओपनिंग का और एडवांस क्लोजिंग का ट्रीट करके जो भी आंसर आएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। गॉट इट? क्लियर है? तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगी हमारे आंसर को। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। क्लियर है? तो लेकिन अब हम बच गए हैं, अब ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़े चले, तो इन सारी एडजस्टमेंट्स को बड़ा ढंग से देख लेना। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, बुक्स, न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स में क्या फ़र्क है सर? देखो भैया, सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। सुबह मैंने बताया नहीं बताया वो आप देखो। बुक्स के केस के अंदर बुक्स आर हमारा एसेट्स होती है। तो जो ट्रीटमेंट हम अपने टेंजिबल एसेट्स का करते हैं कि जो भी सेल प्रोसीड आएगी वो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालेंगे, और जो भी हमारी इनकम होगी बेचकर, जब हम बेचेंगे तो उससे जो प्रॉफिट आएगा या जो भी लॉस आएगा वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे, और जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये बुक्स का ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स को देखें, ये हमारे असेट होते ही नहीं है। ये तो जस्ट हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप इनको खरीदोगे तो ये एक्सपेंस साइड में जाएंगे, अगर आप इनको बेचोगे तो इनकम साइड में चले जाएंगे। ठीक है जी? तो ये इनकम होगी जब हम इसको बेचेंगे। पूरा का पूरा की पूरी जो हमारी सेल प्रोसीड आएगी वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो जो बुक्स है, पूरी की पूरी जो हमारी सेल प्रोसीड होगी, सेल प्रोसीड्स होंगी, वो हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाती है। गेन या लॉस जो होता है बेटा हमको, वो वाला अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, और इनके ऊपर तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। एक्सपेंस मानेंगे अगर आप उसे खरीद रहे हैं, अगर आपने परचेज किया तो उसको एक्सपेंस मानेंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, पूरी वैल्यू, टोटल वैल्यू। और इनकम मानेंगे, दोबारा लिख देते हैं, इसको आप क्या मानोगे बेटा? अपनी इनकम मानोगे। तो ये आपका टोटल सेल प्रोसीड, जितने का भी आपने बेचा है, टोटल सेल प्रोसीड जितने का भी आपने बेचा है वो चला जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड। ये याद रखना। ठीक है जी? न्यूज़पेपर को बेचने के बाद, रद्दी कबाड़ी को बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा वो इनकम साइड चला जाएगा। लेकिन जो बुक्स को बेचोगे तो वहाँ प्रॉफिट लॉस, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग में कैलकुलेट करते हो, करना पड़ेगा,
क्योंकि ये हमारे असेट होते हैं, इसको आप उम्र भर अपने पास रख सकते हो। लेकिन जो न्यूज़पेपर है, तो आज का जो अखबार है वो कल शीशे साफ करने या रोटी लपेटने या चने मुरमुरे बेचने के काम आता है। ठीक है जी। अब बोलोगे सर हिस्ट्री दोस्त में, अरे बेटा आजकल तो गूगल पे भी आ जाती है। ठीक है जी। अब बोलोगे सर आप गूगल पे तो अखबार भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल, लेकिन आपने अगर खरीद ही लिया, वो अखबार आपने खरीद ही लिया, तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि 20 दिन पुराने अखबार पर जाकर न्यूज़ पढ़ रहा होगा या कल की न्यूज़ आज पढ़ रहा होगा। कल की फिर भी चलो आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन 2 दिन बाद तो वो खराब हो जाएगी। 2 दिन बाद का अखबार कोई नहीं पढ़ता, लेकिन बुक्स भैया कितने कितने सालों बाद की किताबें आप लोग पढ़ सकते हो, ज्ञान देंगी आपको। क्लियर है? तो वो असेट माना जाएगा। फिर इस एडजस्टमेंट में यहाँ पर एक बढ़िया एडजस्टमेंट होगी, तभी मैं लेकर आया हूँ, और ढूंढते हैं उसको, आप भी ढूंढो। वो एडजस्टमेंट क्या है, मिल गई मेरे को, वो है हिडन एडजस्टमेंट। अब देखो, हिडन एडजस्टमेंट तो खैर नहीं कह सकते, इसके अंदर 2 एडजस्टमेंट ऐसी है जो हमको बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही हैं। वो ये है, पहली, 8% ऑफ इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा हमारी, ये रही। तो बस इसका सिंपल है, 60,000 का 8% 5 महीना, ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक्रूड हो गया। ये क्या हो गया हमारा, एक्रू हो गया। अब एक्रूड का तो हमको सीन पता ही है ना कैसे करना है। ये हमारी इनकम साइड में आ जाएगा और बैलेंस शीट की असेट साइड आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें से आपको इंटरेस्ट मिल कितना चुका है, 1000 रुपये। अब देखो पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आपने इसको कैलकुलेट किया, 2 0 से 2 0 कट गए, और ये आया हमारा 2 पर, ये आया हमारा 3 पर, ये आया हमारा 2 पर, 200। तो ये आ गया बेटा कहीं ना कहीं हमारा 400 और 10, 4000 रुपये आ गया। कितना आ गया बेटा ये हमारा 10, 2000 रुपये आ गया। अब टोटल ब्याज जो मुझे मिलना चाहिए था वो कितना था, ध्यान सुनेंगे क्या लिखा है, 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड। अब ये एक्रूड है, तो 2000 रुपये मेरा क्या चल रहा है, एक्रूड चल रहा है, और 1000 रुपये मुझे मिल चुका है। तो मेरी जो इनकम साइड पे क्या लिख देंगे, 1000 प्लस 2000 जो कि एक्रूड है, वो आ जाएगा 3000, और ये जो 2000 रुपये है ये मेरी बैलेंस शीट की असेट साइड भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं, इसको भूलना नहीं होता, बच्चे इसको भूल जाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें याद दिला रहा हूं। लेकिन जो अब ये आई है, ये तो बढ़िया खूंखार एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखना। कह रहे बिलियर्ड टेबल 3000 रुपए की, 3 लाख रुपए की थी, जो कि आपने लास्ट ईयर खरीदी थी, और उसमें आपने 2,20,000 रुपए दे दिए थे, तो 80,000 रुपये बकाया चल रहे थे। ठीक है जी। अब ध्यान देखो, यहां पर भी आपको बिलियर्ड टेबल दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 80,000। तो भैया ये नई बिलियर्ड टेबल नहीं है, ये आपने उसी बिलियर्ड टेबल के पैसे चुका दिए। ठीक है जी, ये आपने उसी बिलियर्ड टेबल के पैसे चुका दिए। ठीक है जी। देखो, अब जो बिलियर्ड टेबल है उसका ट्रीटमेंट देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में आप 3 लाख रुपए दिखाओगे, कहां पर, एसेट साइड, खरीद ली ना, और 80,000 रुपए आप दिखाओगे लायबिलिटी साइड, क्योंकि अभी देने बाकी है। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आप 3 लाख रुपए क्या दिखाओगे, 3 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ कहां जाएंगे, एसेट साइड, क्योंकि ये वाले 80,000 तो आपने यहां पर पे ऑफ कर दिए। ठीक है जी। तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, ये सीधा सीधा आपका उधारी कम कर देगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर तो 80,000 लायबिलिटी दिखाई देगी। क्या लिखेंगे हम लोग, लायबिलिटीज फॉर, क्या इसको क्या लिख देंगे, लायबिलिटी फॉर बिलियर्ड्स टेबल। बिलियर्ड्स टेबल, यू नो बिलियर्ड्स टेबल, वो जो पूल खेलते हैं हम लोग, वो यही है। ठीक है ना, वो पूल। तो बिलियर्ड टेबल आप लोगों ने यहाँ पर लायबिलिटी फॉर बिलियर्ड टेबल देख लिया, और जब अगले साल आए तो वो लायबिलिटी आपने चुका दी है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर दिखाई नहीं देगी। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। चलो, फिर एक और एडजस्टमेंट आती है इसके अंदर, म्युनिसिपल टैक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बेटा, वो है म्युनिसिपल टैक्सेस वाली। मतलब बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे, वो आसान रहेगा, वो हमने सुबह पढ़ लिया, पहले भी पढ़ लिया। ये छोटी सी एडजस्टमेंट्स हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखनी है। ये कह रहे हैं म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू बी 4,000 पर ईयर इज पेड। हर साल देते हो, कब देते हो, 30 जून। हर साल 30 जून से 30 जून तक का पेड रहता है आपका। इस साल 30 जून को दोगे तो अगले साल तक का 30 जून तक का पेड रहेगा।
समझने वाली बात बेटा अब हमारी ये रहेगी कि जो म्युनिसिपल टैक्सेस है वो है बेटा हमारा 4,000 रुपए का। कितना है बेटा? 4,000 रुपए। अब ये 4,000 रुपए से बात की जाए तो दिस 4,000 जो है, अब ये आपका 30th जून, समझना, से आने वाली 30th जून तक होगा। तो दिस मीन्स इट इज प्रीपेड फॉर अप्रैल मई जून 3 months फॉर बोथ बिगिनिंग एंड एंड। भाई सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगा लो 2 मिनट की। वो क्या है कि आपने 30 जून से 30 जून दिया, तो पिछले साल भी 30 जून से 30 जून दिया होगा। तो हर साल आप आने वाले 3 महीने का प्रीपेड कर देते हो। तो इस साल जो पे किया वो अगले साल का प्रीपेड किया होगा, और जो पिछले साल पे किया होगा तो इस साल का प्रीपेड कर दिया होगा। तो यानी ये प्रीपेड एट बिगिनिंग भी है और प्रीपेड एट एंड भी है। अमाउंट कितना है? 4,000 रुपए का 3/12 1,000 रुपए जो होगा, ये क्या होगा बेटा? ऐड भी हो जाएगा। कैसे? प्रीपेड एट बिगिनिंग करके, और ये लेस भी हो जाएगा। कैसे? प्रीपेड एट एंड करके। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो ये 4,000 रुपए है, भैया प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। 4,000 में आपको प्लस भी करना 1,000 रुपए और आपको माइनस भी करना 1,000 रुपए, तो क्या बचेगा? 4,000। तो यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बेटा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट की कहां पर? एसेट साइड। और ये जाएगा बेटा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। इतना ध्यान रखना है। ये पर ईयर बोला हुआ है। 4,000 हर साल का खर्चा है। 4,000 रुपए हर साल का खर्चा है, एवरी ईयर का खर्चा है। तो जो 4,000 रुपए हर साल का खर्चा है, तो 30 जून से 30 जून अगर इस बारी दिया होगा तो पिछली बारी भी आपने जरूर दिया होगा। तो ये प्रीपेड एट बिगिनिंग भी होगा और ये प्रीपेड एट एंड भी होगा। क्लियर होगी बात? चलें आगे फटाफट से। बात समझ में आ रही है? फिर एक दूसरी एडजस्टमेंट आती है, वही वाली जो मैंने अभी आपको बता दी है। 6% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हमको इन्वेस्टमेंट दी हुई है वही 2 लाख, इसका 6% और इसका कितना करना है? 5 महीने। जैसे अभी बताया, ये टोटल एक्रूड है और कुछ आपको मिला है नहीं, इस बारी आपको कुछ नहीं मिला। तो ये सारा का सारा पैसा जो भी आएगा ये हमारी इनकम साइड चला जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा। ठीक है जी। पिछले क्वेश्चन में यहां था, हम उसे भूल जाते हैं। मैंने कहा था यहां पर ये लोग भूल गए, कोई बात नहीं। ठीक है जी। बाकी एडजस्टमेंट ओके मेंबर वाला है। अच्छा यहां पर भी देखो क्या आ गया? स्टिल इन एरियर। क्या आ गया? स्टिल इन एरियर। इसको आप लोग क्रैक करोगे। अभी मैंने बताया है 5,000 रुपए अभी भी बकाया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और मिले कितने हैं ये? तो अगर मैं आपको बताऊं, देखो रोक नहीं पा रहा मैं अपने आप को, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग होगा कितना? 5 तो अभी भी बकाया है, 4 आपको मिल गए हैं, तो टोटल बकाया थे कितने बेटा? 9,000 रुपया। कितने थे? 9,000 रुपया आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना था? 9,000। ये वर्ड ने कमाल कर दिया, तो 2 बारी आया देखो। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे बढ़े। चलिए फिर एक छुपी हुई एडजस्टमेंट को पकड़ेंगे, वो है हमारी ये वाली हिडन एडजस्टमेंट। नीचे कोई इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया हुआ, आप चेक कर सकते हो। पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको एफडी के ऊपर कोई भी ब्याज का सीन नहीं दिया हुआ। आपको 8% एफडी पर ब्याज मिलना चाहिए, 8% मिलना चाहिए और 6 महीने का मिलना चाहिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को आपने खरीदी है। ठीक है जी। अब ध्यान समझना, 2 बातें इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। यह आया 1/2, यह आया 4, तो यह आ गया टोटल बेटा 4800। कितना आ गया? 4800। 4800 ब्याज आ गया। और डिपॉजिट से आपको ब्याज मिल कितना चुका है बेटा? 2400। कितना मिल चुका है? 2400। तो देखो अगर हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो यहां पर आएगा इंटरेस्ट ऑन एफडी। कितना है बेटा? 2400 प्लस एक्रूड जो अभी भी चल रहा है बकाया, वो कितना है? 2400।
कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर हमारा 4800, 4800 रुपये बकाया बच जाएगा। ठीक है जी। और अगर हम अपनी बैलेंस शीट की बात करेंगे, ढंग से समझना, बैलेंस शीट की बात करेंगे हम अपनी, तो एसेट साइड एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 2400, और पूरी की पूरी एफडी भी आएगी कितने की, 1,20,000 रुपए की। इसको लिखना मत भूलना, 1,20,000 रुपए की एफडी भी आएगी और एक्रूड इंटरेस्ट कितना चल रहा है उसके ऊपर, 2400। क्लियर है? आगे देखो, अब इसके अंदर और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है, बाकी सारी है। ठीक है जी। अब यहां पर भी बोल रखा है क्लब ने पे किया है 3 महीने का रेंट एडवांस में, तो प्रीपेड रेंट एट बिगिनिंग में भी है और एट एंड भी है। तो रेंट कितना दे रखा है बेटा, इतना, तो इसका 3 महीने का निकालो, 3 महीने यानी 1/4 कर दिया, 1/4 आ गया यानी 4200। अब 4200 बिगिनिंग का भी प्रीपेड है और एंड का भी प्रीपेड है, लेकिन हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखोगे तो वो 16,800 ही जाएगा, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट इफेक्ट होगी, प्रीपेड असेट साइड आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी कितना आएगा, प्रीपेड कितना, 4200। साथ साथ पेन कॉपी लेकर बैठ के करते रहेंगे काम। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। एक गवर्नमेंट ग्रांट है पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट की, इसको भी देख लेते हैं। सरकार ने आपको ग्रांट दी, स्पेसिफिक ग्रांट थी 2 लाख रुपए की। अब देखो आपने उसके ऊपर कितना खर्चा कर दिया। आपने एक तो मेडिसिन खरीद ली 1 लाख रुपए की, 80,000 रुपए आपने डॉक्टर को क्या दे दी, सैलरी दे दी, 1,80,000 खर्च हो गया, बचा कितना है बेटा, 20,000। इनकम साइड दिखाएंगे, स्पेशल रिसिप्ट होती हैं, याद है वो, एनुअल डिनर, होली सेलिब्रेशन, तो ये भी वही है। तो स्पेशल ग्रांट मिली थी आपको, तो आप, अच्छा ये आपको ग्रांट मिली है ना, तो ग्रांट तो डोनेशन जैसी हो गई, सॉरी स्पेशल रिसिप्ट नहीं है, ये ग्रांट मिली है, ये आपको स्पेशल डोनेशन नहीं, स्पेशल काइंड ऑफ डोनेशन होती है। ये आपने माइनस करके जो बच जाएगा 20,000 रुपये, ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि नीचे सब कुछ खत्म और कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 2 लाख में से 180 खर्च हुआ, 20,000 कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड। और अगर आप देख भी सकते हो, ये 20,000 रुपये जो आपके बैंक में बचे हुए हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। मतलब एसेट साइड तो जाएगा ही जाएगा 20,000 रुपये, ये लाइबिलिटी साइड भी जाएगा। क्लियर है? इनकम नहीं है ये आपकी, अभी अगले साल आपको फिर खर्चा करना है ना इसमें से। चलिए, डन है। फिर एक और हिडन एडजस्टमेंट आ गई जो कि मेरी सबसे फेवरेट है। वो ये कह रहा है इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट का 8% पूरे साल का कितना है बेटा, 40,000। अब यहाँ ब्याज आपको दिया हुआ है, ये आपको मिल चुका है पूरे साल का। अब आप ये देखो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। आपकी इन्वेस्टमेंट देखो, अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है, देखो बैलेंस शीट बनानी है ना, हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। तो अगर हम अपनी बैलेंस शीट की बात करें, यह आ गई मान लो हमारी ओपनिंग की, और ये आ गई बेटा हमारी बैलेंस शीट मान लो क्लोजिंग की। तो यहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाएंगे क्या, इन्वेस्टमेंट तो दिखाएंगे। तो यहां मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी नजर आएगी, ये देखने वाली बात है। देखो मुझे बोल रखा है जो इंटरेस्ट है वो 40,000 है पूरे साल का। ठीक है जी। इंटरेस्ट कैसे आता है, जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी इनटू में रेट, और रेट कितना दे रखा है बेटा, 8%, इनटू में 8%। सिंपल सा लॉजिक है, बच्चे ढूंढ नहीं पाते। अब बच्चों को जब इन्वेस्टमेंट दिखेगी नहीं तो बैलेंस शीट में डालेंगे कैसे, लेकिन वो हिडन एडजस्टमेंट है। आपको बैलेंस शीट देखो, कभी कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट परसेंटेज दिया होता है इन्वेस्टमेंट के आगे, तो हमें ब्याज कैलकुलेट करना होता है। अब यहाँ हमको ब्याज दिया हुआ, इंटरेस्ट दिया हुआ, आपको टोटल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इन्वेस्टमेंट की। तो कितनी आ जाएगी बेटा मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, जल्दी जल्दी बताओ। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 40,000 इनटू में 100 डिवाइड बाय 8, तो यह आ गया 5,000, यानी 5 लाख रुपए की आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो आंसर मैच होगा ही नहीं। तो 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो ये ओपनिंग में भी आएगा और ये क्लोजिंग में भी आएगा, और जो ये ब्याज है हमारा, ये जो इंटरेस्ट है, ये हमारी इनकम साइड आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा आपको मिल चुका है। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ बढ़िया नहीं है। क्लियर? तो ये इन्वेस्टमेंट का आपने समझ में आ गया। अगर ऐसा होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी है। पूरे साल का ब्याज मिलना, यानी साल की शुरुआत में भी, यानी पिछले साल के अंत में भी आपके पास वो इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है जी, डन। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर भी यही बात आ रखी है, देख लो, सेम एडजस्टमेंट यहाँ पर भी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% फॉर फुल ईयर 70,000 थी,
तो यानी 10 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, वैसे ही निकाल लिया, सेम मैंने जैसे बताया 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है वो आपको ट्रीट करनी है। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर और भी कुछ बढ़िया चीज़ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, और वो आएगी कितनी बेटा, 10 लाख रुपए। कितनी आ जाएगी, 10 लाख। 7% अगर 70,000 रुपये दे रही है तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 10 लाख। बाकी रिस्क नहीं लेने का, कैलकुलेट करने का। क्लियर, आगे बढ़े, चलो सिंपल थी। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है ये। देखने में ऐसा लग रहा है कि यार इससे बढ़िया, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं होगा। देखो सारी चीजें हमारी फेवर में है, सारी की सारी चीजें हमारी फेवर में है, देख लो, ठीक है जी। अब लेकिन हमें क्या करना है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझना, पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, और बैलेंस शीट बनानी है क्लोजिंग की एट द डेट आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब जब आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आपको एक बहुत जरूरी चीज चाहिए होगी, उसका नाम होता है कैपिटल फंड। और पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर याद है ना, हमारे सारे क्वेश्चंस के अंदर ओपनिंग एसेट्स गिवन होते थे, यहां पर एक भी ओपनिंग एसेट गिवन नहीं है। एक एक करके बात कर लो। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन विद इफेक्ट फॉर 1 जुलाई 2018, तो फिर इसको प्रीपेड कर दिया ना आपने, 3 महीने का प्रीपेड हो गया, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 दे रखा, एक्रूड नॉट रिसीव 11,000, ये डॉलर नहीं है, 11,000 रुपया, 11,000 रुपये एक्रूड है बट वो रिसीव नहीं हुआ, तो एक्रूड इंटरेस्ट ये भी हमको करना आ गया है। रेंट दे रखा है, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ये सब आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो ऐड हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड आ जाएगा। लेगेसी डोनेशन इज टुवर्ड द कंस्ट्रक्शन, तो बता दिया ना, ये स्पेसिफिक नेचर की कह दी। अब स्पेसिफिक नेचर की है तो ये कहाँ आ जाएगी, हमारे इनकम और सॉरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो कोई भी एडजस्टमेंट ऐसी नहीं है जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड हो, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में तो एक भी सामान नहीं गया, तो बिना कैपिटल फंड के मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा कैसे, तो बिना कैपिटल फंड के क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी कैसे। तो मैं आपको बताता हूं ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन क्यों है। कोई भी असेट आपको गिवन नहीं है, यहां पर भी देख लो तो कोई भी ओपनिंग चीज गिवन नहीं है, सिवाय इसके ओपनिंग चीज एक भी नहीं है। तो बच्चे अब ये सोचते हैं कि सर अब क्या करेंगे, तो अब बेटा कुछ नहीं करेंगे, अब वही काम करेंगे जो कोई सोच नहीं सकता। अब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे और जो गिवन है उसी को सर आंखों पर रखोगे बेटा, और क्या करोगे, आपके एसेट साइड सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक का ही तो बैलेंस गिवन है, तो सिर्फ उसी को कंसीडर करो ना। कितना, 1,15 और कितना आ गया 126, 1,15,000 और 1,26,000। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए, दावे के साथ कह सकता हूं, सब के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हमने सबके अंदर क्या किया था, एसेट गिवन होते थे मेरे को यहां पर कि ताकि मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना पाऊं। कुछ उधार गिवन होते थे, सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाता था, सब्सक्रिप्शन का एडवांस बैलेंस आ जाता था, या प्रीपेड एट बिगिनिंग होता था, या प्रीपेड एट एंड होता था। यहां पर जितनी भी एडजस्टमेंट आप देख रहे हो, सारी की सारी एडजस्टमेंट ये क्लोजिंग बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रही है, ओपनिंग को करने वाली एक भी नहीं थी। और कोई भी एक आइटम ऐसी नहीं है जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट को अफेक्ट कर जाए, एक भी नहीं है। अब जब एक भी एडजस्टमेंट है ही नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक ही जाएगा ना। हमको पुराना कोई एसेट दे रखा है, ना कोई फर्नीचर दे रखा है, ना कोई लैंड, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई क्रेडिटर, कुछ भी तो नहीं दे रखा। आपको सिर्फ ओपनिंग का कैश और बैंक बैलेंस दे रखा है, तो इससे काम चलाएंगे। तो बच्चे ये थोड़ा सा दिक्कत बच्चे कहते हैं कैपिटल फंड है ही नहीं तो हम बनाएंगे नहीं। अब वो बनाते नहीं है और वो मार्क्स आते नहीं है। ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूं ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं मैंने अपने ऑफलाइन बैचेस में दिया था और ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, और वहां पर कोई भी बच्चा इस बात को ग्रिप नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया कि यहां पर ये बैलेंस शीट बनानी है। समझ रहे हो? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छुपा रुस्तम क्वेश्चन कहता हूं मैं इसको। तो यहां पर आपको क्या बनानी है, यहां आपको बनाना है कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर से। कैपिटल फंड आ गया हमारा, बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 2,41,000। अब जब आप अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो इस कैपिटल फंड का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन में दम वैसे नहीं है, लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि ओपनिंग बैलेंस शीट को अफेक्ट करने वाला एक भी आइटम क्वेश्चन में गिवन नहीं है। वो हमको यहां मिला, जबकि हम हर बारी उसको यहां पर ढूंढते थे। सब कुछ होता था, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड,
एसेट पुराने दिए होते थे, बुक्स दी होती थी, मशीनरी दी होती थी, बिल्डिंग दी होती थी, बहुत सारी चीजें दी होती थी, तो हम भर देते थे, बैलेंसिंग फिगर निकल जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी था ही नहीं। तो ये छोटा सा ये बनाना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये छोटा सा पॉइंट ऐसा है जो हमारे पूरे क्वेश्चन को खराब कर सकता है। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉट इट? क्लियर हुई बात? तो फिनिश, यही एडजस्टमेंट है। तो मैं आपको बस एक छोटी सी टिप एंड ट्रिक दे देता हूं। टिप यही है बेटा मेरी आज की, देखो फाइनल टिप मैं आपको दूंगा। एनपीओ की टिप यही है कि सारी एडजस्टमेंट को पेन डाउन कर लो, फ्लैश कार्ड्स बना लो, छोटी 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 बातें लिख लो कि जहां आपकी गलती होती है। स्टिल वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर वाला पॉइंट सब्सक्रिप्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये छुपा रुस्तम आपका क्वेश्चन आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम में परचेज होगी तो क्या करना है। 30% ऑफ डोनेशन इज कैपिटलाइज। जैसे अभी देखो ना, मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में ही बोल दिया ना, लीगल आपकी जो लेगेसी डोनेशन थी, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम जनरल लेते। इसने बता दिया कि ये कौन से नेचर की है बेटा, स्पेसिफिक नेचर की है। वो ये भी कह सकता था लेगेसी डोनेशन इज 30% कैपिटलाइज। तो ये वाली पॉइंट्स ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों को बहुत अजीब लगते हैं। बिलियर्ड टेबल वाला, वो 80,000 बच्चे सोचते हैं हमने बिलियर्ड टेबल और खरीद ली, ये 80,000 रुपये वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लेते हैं। तो यहाँ ये गलती करते हैं। हिडन एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या एफडी वाला जो होता है, एफडी ही भूल जाते बैलेंस शीट में लिखना। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैंने बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाकर ग्रास्प किए कि ये गलतियां बच्चे करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, तो ये अब आप नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब गलती करने का चांस नहीं है हमारे पास। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया है, एनपीओ। अगले दिन यानी कल हम लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट बताएंगे। वी आर डूइंग मैराथन ऑन कंप्लीट रिटायरमेंट, डेथ, पार्टनरशिप, पूरी की पूरी डिसोल्यूशन। ये तीनों चैप्टर हम लोग एक ही गो में पढ़ेंगे कल सुबह 9 बजे लाइव। भूले ना, अलार्म लगा ले, दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर देना, और कहीं ना कहीं आपका भला होगा तो औरों का भी भला करे। और कहाँ मिलेंगे? लर्न एंड फन कॉमर्स, पता ही है ना आप लोगों को। ठीक है जी, तो हम कल मिलने वाले हैं सुबह 9 बजे। इस लेक्चर को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। हाँ, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, इस चैप्टर को बाहुबली चैप्टर कहते हैं। 10 नंबर का ये चैप्टर है। ग्रिप बना लेना, आज इसको फिनिश कर देना, स्कोप नहीं आएगा आगे जाके रिवाइज करने का। जो करना आज करना है। गॉट इट? ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इस चैप्टर को करो। हमने सारी की सारी चीज़ें रिवाइज कर लिया है पूरे दिन के अंदर। तो मिलेंगे कल पार्टनरशिप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।